नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की कमजोर नस पहचान ली है। नरेंद्र मोदी को आज पता चल गया कि कांग्रेस का वोट किस टॉपिक पर घट सकता है और बीजेपी का वोट किस मुद्दे से बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव का पूरा एक्सरे आज नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के बीच जाकर दिखा दिया। चुनाव जीतने के लिए मोदी का प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी, प्लान ई, प्लान डी क्या है, हम आपको सब बताएंगे। 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे तो आज की तारीख याद रखिएगा, 7 नवंबर। सही मायने में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन का मूड आज से बनाया। सुबह से शाम होते होते नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की कुछ सीटें घटा दी और बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ा दी। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या किया कि बीजेपी का वर्कर बिल्कुल चार्ज हो गया। मोदी की 3 दिसंबर वाली चुनावी रिपोर्ट को आज डिकोड करते हैं। मोदी ने अपना कौन सा काम बताया, क्यों कहा यह मोदी का काम है? ये मोदी का काम है। मोदी ने विरोधियों को कौन सा काम बताया, लोगों से क्यों पूछा, किसके बारे में पूछा? हटाओगे, हर बूथ से हटाओगे। हटाओगे, बिल्कुल साफ कर दोगे, हटाओगे, हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे, हटाओगे। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा मोदी तो आपके दिल की बात जानता है? यह कहकर मोदी ने क्या इशारा दिया है, किस बात का जिक्र किया है? मोदी तो आपके दिल की बात जानता है। गरीब की जेब साफ, काम हाफ। मोदी ने चुनावी सीजन में चुनावी मंच से 2023 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल तंज कसा है। इस बार कौन सा मोदी विरोधी फंसा है? गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ। 23 के चुनावी सीजन के लिए मोदी गोवा वाला प्लान लेकर आए हैं। जी से गरीब, ओ से ओबीसी, ए से आदिवासी। मोदी ने यह प्लान बीच चुनाव लॉन्च किया है। मोदी विरोधी खेमा यह प्लान देखकर सकपका गया है। प्रियंका की टाइमलाइन पर भी ओबीसी ओबीसी, राहुल की टाइमलाइन पर भी ओबीसी, आदिवासी और दलित वाले स्क्रिप्ट। कमलनाथ भी बोलने लगे खुशहाल आदिवासी वाली बोली। गहलोत करने लगे पूजा, दुआ, प्रेयर, अरदास। कांग्रेस अध्यक्ष की ट्विटर टाइमलाइन पर भी वही ओबीसी वाली बात। आपने सोचा है कि देश की सियासत में अचानक से ओबीसी, आदिवासी और दलित पर इतना फोकस क्यों बढ़ गया है? हर कोई उन्हीं का जिक्र क्यों कर रहा है? जवाब नंबर गेम्स में है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी आबादी है, 12% दलित आबादी है। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी, करीब 18% दलित और राजस्थान में 13% आदिवासी और 17% दलित आबादी है। ये वो वोट बैंक है जिसे बिना अपने पाले में किए चुनावी जीत की राह आसान नहीं है और ये तीनों ही राज्य चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसीलिए मोदी विरोधी खेमे में शामिल हर नेता का, हर बड़े चेहरे का फोकस इन्हीं तीनों पर है। मगर इसकी काट अगर किसी के पास है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। विरोधी ओबीसी, दलित, आदिवासी वाले स्क्रिप्ट लिखते रह जाते हैं, भाषण देते देते मोदी को गाली देने लगते हैं, जबकि मोदी सीधे पब्लिक के बीच जाकर विरोधियों की नीति और नियत की पोल खोल रहे हैं। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ, काम हाफ, जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा,
कितने राज्य गिनाऊं मैं, एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। यहां एमपी में भी 2 दशक से अधिक हो गए जब कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। आज गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। साथियों, कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए, उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाज के प्रभावशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है जिसके कारण ये दिन रात, सुबह शाम बाकी सब काम भूल जाते हैं, एक काम कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा, कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। एक ही काम, गालियां देते रहते हैं। मोदी को गाली दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। आज कांग्रेस के नेता आदिवासियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके परिवार ने जब पीढ़ी दर पीढ़ी देश में सरकार चलाई तब उन्हें आदिवासियों की याद नहीं आई। सवाल है कि गरीब, ओबीसी, आदिवासी पर मोदी को यह कॉन्फिडेंस आया कैसे? तीनों राज्यों में इस तबके के वोट को लेकर मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? जवाब कुछ फैक्ट्स में है। 2019 में 1/3 से ज्यादा यानी करीब 34% दलित वोटर्स ने मोदी के काम पर वोट दिया था। 2014 में दलित वोटर्स का यह आंकड़ा 24% था। 41% अपर ओबीसी, 48% लोअर ओबीसी, 33% एससी, 44% एसटी ने बीजेपी को वोट दिया था। गरीब तबके में भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था। 2014 में 24% गरीबों ने मोदी को वोट दिया था। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच बीजेपी का सपोर्ट बेस 30% से बढ़कर 54% हो गया था। 19 के चुनाव में 38% दलित वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। इसी तरह राजस्थान में 2019 के चुनाव में 39% दलितों ने बीजेपी के लिए वोट किया था। 2019 से 2023 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में मोदी ने 19 में गोवा यानी गरीब, ओबीसी, दलित और आदिवासी वाला जो एक नया वोट बैंक खड़ा किया था, अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने की संभावना है। मोदी इसीलिए इतने वोकल हैं। कांग्रेस ने दशकों तक दिल्ली में सरकार चलाई है। देश के कोने कोने में उन्हीं का राज था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय किसी का झंडा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सिर्फ झूठे नारे दिए। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे। वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको अपने जेब भरना, घर भरने के सिवा कोई काम ही नहीं था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे, और ये मोदी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनता है और 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनता है। प्रभु श्री राम के ननिहाल, ये तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और आपके लिए तो
ये कई गुना अधिक खुशी का पल है और मुझे पक्का विश्वास है इस बार प्रभु राम जी का ननिहाल भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद देगा। दलित, ओबीसी, आदिवासी, कास्ट सेंसस के नाम पर मोदी विरोधी मोर्चा प्रधानमंत्री को घेरने की तो बहुत कोशिश करता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में यही कोशिश की, मगर मोदी ने इसका तोड़ पहले ही ढूंढ निकाला था। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में पीएम ने इस तस्वीर का जिक्र किया। इस तस्वीर में मोदी हैं, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, देश के पहले दलित सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल सामरिया हैं, लेकिन दलित करने वाले मोदी के विरोधी नहीं हैं। इनवाइट तो कांग्रेस को भी किया गया था, मगर कांग्रेस की लीडरशिप ने आना जरूरी नहीं समझा। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, पहली बार देश में इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में पहली बार, कब मैं दिल्ली था, चुनावी दौरा कैंसिल करके गया था, मीटिंग के लिए गया था और हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में राजस्थान के एक दलित को पहली बार उसका अध्यक्ष बनाया है। और एक कांग्रेस वाले देखिए, मीटिंग में उनको आना था, मीटिंग का उनको निमंत्रण गया था, समय से पहले गया था, उन पर फोन पे बात हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि एक दलित अध्यक्ष बनने वाला है, उन्होंने मीटिंग के ही बहिष्कार कर दिया। इतनी दलितों से नफरत करते हैं, जब राष्ट्रपति हम आदिवासी बनाए उसका विरोध, हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दलित बनाए उसका भी विरोध, और फिर झूठ फैला करके सिंपैथी का नाटक करना। और मोदी ने इसे हाथों हाथ पिक कर लिया, पब्लिक के बीच जाकर सब कुछ कह दिया। दलितों के हित की बात करने वाली कांग्रेस एक दलित सीआईसी के शपथ ग्रहण पर नहीं आती है, मगर चुनावी सभाओं में टेप दलित वाला ही बजाती है। इसे प्रियंका गांधी के एग्जाम्पल से समझिए। प्रियंका गांधी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कुरूद में चुनावी रैली करने पहुंची। छत्तीसगढ़ में करीब 32% आबादी आदिवासियों की है, मगर 13% दलित हैं। करीब 47% जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आजादी के बाद पहली बार गांधी खानदान से जुड़ा कोई शख्स छत्तीसगढ़ के कुरूद पहुंचा। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, तो खुद सुनिए। साथियों, हमारे कुरूद विधानसभा और धमतरी जिला के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि पहली बार आजादी के बाद गांधी परिवार से हमारे बीच में हम उनका सदस्य यहाँ पर आया है। दलितों के नाम पर कांग्रेस 23 और 24 की सियासत कर रही है, मगर ये सिर्फ कैमरे वाली सियासत लगती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल और प्रियंका पहले भी छत्तीसगढ़ के कुरूद में राउंड लगा सकते थे। अगर ये न कर सके तो कम से कम कुरूद की चुनावी रैली में प्रियंका ने इतना होमवर्क तो किया होता कि वो अपने उम्मीदवारों के नंबर्स ही काउंट कर लेती। उनसे वो भी नहीं हुआ। और यहाँ तो एक महिला उम्मीदवार भी है जिन पर हमें गर्व है। दो उम्मीदवार। अच्छा, दोनों महिला हैं। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, प्रियंका की चुनावी रैलियों में इन दिनों फंबल बहुत सारे हो रहे हैं। मोदी पर आरोप लगाते लगाते प्रियंका की जुबान भी कई बार लड़खड़ाने लगती है। वो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी को लेकर गलत फैक्ट्स भी बताने लगी हैं। बीजेपी इन सारे वीडियोस को सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करा रही है। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको, वो पेट्रोल पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो डीजल पे जीएसटी क्यों दे रहा है? क्या उसे हक नहीं है पूछने का? चुनावी सीजन में बीजेपी के हैंडल्स कांग्रेस के टॉप नेताओं की ऐसी हर छोटी बड़ी गलती पकड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैंडल से दूसरे हैंडल पर परोस रहे हैं। 2023 के चुनावों वाली यह स्ट्रेटजी धीरे धीरे पीक पर पहुंचने लगी है।
उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ का एक विश्लेषण देखिए। सीएसडीएस के मुताबिक सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के एक महीने का थ्रेड खंगालने पर पता चला कि कांग्रेस के 552 पोस्ट में 36% पोस्ट का नेचर नेगेटिव था। बीजेपी के 1138 पोस्ट में 42% पोस्ट का नेचर नेगेटिव था। कांग्रेस ने 20% नेगेटिव पोस्ट भारत के प्रधानमंत्री पर किए, 40% नेगेटिव पोस्ट बीजेपी के दूसरे नेताओं के लिए किए। पॉजिटिव पोस्ट के नाम पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को फुल मार्क्स दिए। कांग्रेस के 21% पॉजिटिव पोस्ट अपने सीएम के लिए थे, 39% पॉजिटिव पोस्ट अपनी पार्टी के नेताओं के लिए थे, जबकि इसके उलट बीजेपी ने सबसे ज्यादा नेगेटिव पोस्ट करप्शन पर किए और ऐसे 33% नेगेटिव पोस्ट बीजेपी की टाइमलाइन पर दिखे। इस दौरान बघेल को घेरने वाले 18% नेगेटिव पोस्ट भी बीजेपी की तरफ से हुए। रही बात पॉजिटिव पोस्ट की, तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पोस्ट यानी 44% अपनी पार्टी के नेताओं पर किए, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 23% पॉजिटिव पोस्ट पीएम मोदी पर हुए। इस विश्लेषण से यह तो क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बघेल के नाम पर बैटिंग करना चाहती है, जबकि बीजेपी बघेल को ही क्लीन बोल्ड करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा हथियार मोदी को ही बनाया है। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। मोदी इस चुनावी वॉर को अब क्लाइमैक्स तक लेकर जा चुके हैं। सुबह में छत्तीसगढ़, दोपहर में मध्य प्रदेश और शाम होते होते हैदराबाद। विरोधी ये सोचते रह जाते हैं कि मोदी अगली चुनावी रैली में किस लाइन पर बोलेंगे। दरअसल मोदी विरोधी गुट जिस ओबीसी, दलित और आदिवासी वाली लाइन पर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है, मोदी उसी लाइन को अपनी पंच लाइन बना चुके हैं और इस बार तो हैदराबाद में बाकायदा गिनकर बता चुके हैं। विरोधियों को उन्हीं के फेंके जाल में फंसा चुके हैं। देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था। केंद्र की एनडीए सरकार में 27 ओबीसी मंत्री है। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी एमपीज है। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य है। आज देश में बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। और जैसे इसी मैदान से पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार बना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। देश का ओबीसी, दलित और आदिवासी किसके साथ है, इसका ट्रेलर तो 19 में ही दिख गया था। 23 और 24 में पूरी पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रही बात हिंदुत्व के मोर्चे पर बाजी मारने की, तो राहुल भले ही केदारनाथ के राउंड लगा रहे हो, कांग्रेस भले ही राहुल को हिंदू हृदय सम्राट बता रही हो, लेकिन इस फोटो ऑप का सियासी फायदा मिलना मुश्किल है, क्योंकि सामने हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे मोदी हैं और 24 में देश को मिलने वाला भव्य राम मंदिर है। वही राम मंदिर जिसके विरोध में कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चुनाव में उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, हिंट योगी ने दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर विवाद का समाधान हुआ। आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। 7 अक्टूबर की तारीख ना इजराइल भूलेगा, न गाजा, न दुनिया।
हमास ने अल अक्सा फ्लड के नाम से पिछले महीने की 7 तारीख को युद्ध शुरू किया था, जो इस महीने की 7 तारीख तक चल रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो दुनिया को लगा था कि शायद 7 दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध आज 32वें दिन भी जारी है। खत्म नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। हालात यह हैं कि इजराइल को अब झुकना भी पड़ा। कुछ घंटों के लिए सीज फायर करने की बात भी हो रही है। हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह और हौती भी आ गए हैं। तो कहीं इजराइल फंस तो नहीं गया है? हिजबुल्लाह और हौती कौन सा वॉर गेम कर रहे हैं? 32 दिनों के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि युद्ध 32 महीने तो नहीं चलेगा? युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है? सोशल मीडिया से नहीं बल्कि एक्चुअल तस्वीरों से समझिए। एक महीने में मिडिल ईस्ट में क्या बदला? न हमास खत्म हुआ, न हिजबुल्लाह। 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी गाजा में मारे गए, 1400 से ज्यादा यहूदी इजराइल में मारे गए। एक महीने बाद भी 240 से ज्यादा लोग हमास के कब्जे में हैं। लाखों की संख्या में बेघर लोग हैं। गाजा पट्टी में अब तक का सबसे बड़ा संकट है और युद्ध रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। उल्टा इस एक महीने में इजराइल के लिए 3 बड़े खतरे पैदा हो गए हैं। ये तीनों ईरान के पाले हुए आतंकी संगठन हैं, जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट में युद्ध अब लंबा खिंच रहा है। ये 3 हैं हमास, हिजबुल्लाह और हूती। हमास गाजा में ऑपरेट करता है, हिजबुल्लाह लेबनान में और हूती यमन में, और इन तीनों का रिमोट ईरान के हाथों में है। तीनों ही आतंकवादी संगठनों को ईरान ही हथियारों की सप्लाई करता है। ईरान ही इनके आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। ईरान ही इन्हें मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन देता है। और इन सब का निशाना सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इजराइल। सवाल है कि क्या इजराइल हमास, हूती और हिजबुल्लाह से एक साथ लड़ पाएगा? क्या इजराइल इन तीनों आतंकी संगठनों को एक साथ जवाब दे पाएगा? और कहीं इजराइल की मदद करने के लिए अब अमेरिका को अपनी सेना तो नहीं उतारनी पड़ेगी? युद्ध के एक महीने के बाद दुनिया इन सवालों पर भी चर्चा कर रही है, और फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि इजराइल को किसी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमास की ही बात करते हैं। एक महीना पहले 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के ही आतंकवादियों ने हमला किया था। ऐसा हमला जो इजराइल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इजराइल पर कई अरब देश मिलकर एक साथ हमला कर चुके हैं, लेकिन इजराइल को जितना नुकसान 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने पहुंचाया, उतना कभी नहीं हुआ। इजराइल ने 7 अक्टूबर को ही गाजा पट्टी में बमबारी शुरू कर दी थी। एक महीने बाद गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दुनिया इजराइल को सीज फायर करने के लिए कह रही है। लेकिन इजराइल किसी की नहीं सुन रहा। उसने तो अब गाजा पट्टी में अपनी सेना भी उतार दी है। इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों को दिन रात खोज रहे हैं और उन्हें खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा बढ़ाता जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल नॉर्थ गाजा पर 1-2 दिन में पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। यहां उसे पूरे गाजा शहर पर कब्जा करना है। यहां से उसे हमास को पूरी तरह से खत्म करना है, और फिर साउथ गाजा में भी यही करना है। सवाल है कि इसके बाद क्या होगा? एक बार जब इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा, जब यहां से वो हमास का खात्मा कर देगा, तो फिर यहां कौन शासन करेगा? किसकी सरकार चलेगी? क्या इजराइल यहीं रहेगा? इसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री ने दिया है। President Biden has said that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza. Who should govern Gaza when this is over? Those who don't want to continue the way of Hamas, it certainly is not. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of
Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. इजराइल गाजा पट्टी में हमास घुसा है। वो अपना पूरा तोपखाना यानी आर्टिलरी लेकर गया है। हथियार भी पूरे हैं और गोला बारूद भी भरपूर है। इरादा है कि हमास का एक भी ठिकाना बचना नहीं चाहिए। इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से सीज किया हुआ है। 7 अक्टूबर से पहले गाजा में रोजाना 850 ट्रक सामान लेकर जाते थे, लेकिन अब की बार 21 अक्टूबर से अब तक कुल 569 ट्रक ही पहुंचे हैं। गाजा पट्टी में खाना, पानी, दवाइयां और फ्यूल की भारी कमी है। इजराइल हर कीमत पर हमास का सफाया चाहता है। उसने हमास के बहुत से लड़ाकों को मार गिराया है और इस ग्राउंड ऑपरेशन में अपने 30 से ज्यादा सैनिकों को भी खोया है। इजराइल को हमास का पूरी तरह से खात्मा करना है, जिसका सबसे बड़ा नेता इस्माइल हानिया है, जो खुद कतर में रहता है, कतर के पैसों पर ऐश करता है। इजराइल हमास की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करना चाहता है। इस्माइल हानिया के अलावा भी हमास के कई और नेता हैं। हमास के पास नेतृत्व के लिए कई बॉडीज हैं, जो कई तरह के राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कार्य करते हैं। हमास का सबसे बड़ा नेता राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया है, जो कतर से काम संभालता है। गाजा में दिन प्रतिदिन के मामलों की देखरेख हमास का नेता याह्या सिनवार करता है। इजराइल इसे तलाश कर रहा है। फिर आता है मोहम्मद दाइफ, जो हमास की मिलिट्री विंग संभालता है। यह मोहम्मद दाइफ उस कासिम ब्रिगेड का हेड है, जिसके आतंकियों ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। हमास का एक और महत्वपूर्ण नेता है खालिद मशाल, फॉरेन पॉलिसी ब्यूरो का हेड है। जब तक इनमें से एक भी जिंदा है, इजराइल शांत नहीं बैठेगा। लेकिन इजराइल की समस्या उसके नॉर्दर्न फ्रंट पर यानी लेबनान के बॉर्डर पर भी है, जहां से हिजबुल्लाह के हमले बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी दी थी और ऐलान किया था कि उनका संगठन तो 7 अक्टूबर से ही इजराइल के साथ युद्ध में है। इसके बाद इजराइल की सेना पर हमले बढ़े हैं। जवाब में इजराइल भी लेबनान में भारी तबाही मचा रहा है। इजराइल ने लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, खूब बम मारे हैं और इसका सबूत है हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जनाजा। हिजबुल्लाह के ये लड़ाके इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। हजारों लोगों की भीड़ जमा है। लेबनान के अब तक 14 सिविलियन मारे गए और दर्जनों लड़ाकों की मौत हुई है, जबकि लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के भी 2 सिविलियन और 7 सैनिकों की मौत हुई है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर के पास बसे अपने लोगों को हटा दिया है। 2.5 किलोमीटर के अंदर बसे पूरे कस्बों और शहरों को खाली करवा दिया गया है। हमास को तो ईरान सिर्फ हथियारों के लिए फंड करता है, लेकिन हिजबुल्लाह एक तरह से ईरान का दायां हाथ माना जाता है, जिसके पास हमास से ज्यादा बड़ी मिलिट्री पावर और क्षमताएं हैं। हिजबुल्लाह का हसन नसरल्लाह पूरे अरब वर्ल्ड में 2006 के बाद एक आइकन माना गया, क्योंकि तब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों तक युद्ध चला था, जिसकी शुरुआत 2 इजरायली सैनिकों के अपहरण से हुई थी। इस युद्ध में 1100 से ज्यादा लेबनीज और 158 इजरायलियों की मौत हुई थी। लेकिन 2006 के युद्ध के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। ईरान की मदद से पिछले 17 सालों में हिजबुल्लाह की ताकत और क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 2006 की तुलना में इस इलाके में हिजबुल्लाह का रोल पूरी तरह से बदल गया है। 2006 में हिजबुल्लाह सिर्फ एक शिया मिलिशिया और पॉलिटिकल पार्टी था, लेकिन अब एक रीजनल पैरामिलिट्री ग्रुप है, जिसकी उपस्थिति यमन, इराक और सीरिया में भी है और बहुत से अरब देशों में भी। 2013 से हिजबुल्लाह सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद कर रहा है और उनके लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के पास 60,000 से 1 लाख लड़ाके होने का अनुमान है, जिनके पास बहुत ही शानदार हथियार हैं। हिजबुल्लाह के ज्यादातर लड़ाकों को सीरिया के युद्ध में लड़ने का अनुभव भी है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह जिस दक्षिणी लेबनान पर राज करता है, वहां उन्होंने बहुत से बंकर, सुरंगें और अंडरग्राउंड स्टोरेज डिपो बनाए हुए हैं। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें बताई जाती हैं, जो इजराइल में कहीं भी स्ट्राइक करने की क्षमता रखती हैं।
अगर इजराइल बेरूत पर हमला करता है तो हिजबुल्लाह के पास भी वो ताकत है कि वो इजराइल के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह की ये मिसाइलें इजराइल में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी वाले इलाकों को भी हिट कर सकती हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स भी हिजबुल्लाह के पास हैं जो हथियार लेकर जा सकते हैं। लेकिन इजराइल के लिए समस्या सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास ही नहीं है, बल्कि हूती भी हैं, जिन्होंने इस युद्ध में आने का औपचारिक ऐलान कर दिया है और तब से वो लगातार इजराइल पर मिसाइल फायर कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने आज फिर दावा किया कि उन्होंने इजराइल के बहुत अंदर आज एक ड्रोन स्ट्राइक की। हूती इससे पहले 3 बार इजराइल पर मिसाइल दाग चुके हैं। पहला हमला 19 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन अमेरिका ने उसकी मिसाइल को बीच में ही तबाह कर दिया। दूसरा हमला 26 अक्टूबर को किया गया था, तब भी लाल सागर में इजराइल ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। 31 अक्टूबर को तीसरा हमला हुआ। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। यमन से इजराइल की दूरी 2200 किलोमीटर है। इसके बाद भी हूती विद्रोही इजराइल को निशाना बना रहे हैं। बिहार की महिलाएं आज नीतीश कुमार से बहुत नाराज हैं। इसकी 2 वजहें हैं। एक, पटना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जो हरकत हुई, और दूसरी वजह नीतीश कुमार का वो बयान जो उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया। बिहार की सड़क पर आज क्या हुआ, यह आपको दिखाते हैं। दीदी को मार दिया, मेरी सेविका दीदी को मार दिया पुलिस प्रशासन ने। सेविका दीदी को मार दिया पुलिस प्रशासन ने। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। मर्डर कर दिया सबको, प्रशासन वाला मर्डर कर दिया, मार दिया। सेविका जान मार दिया। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने पक्की नौकरी मांगी तो बिहार पुलिस से उन्हें लाठी मिली। महिला प्रदर्शनकारियों पर जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने महिलाओं को घसीटा। धक्का मुक्की में कई महिलाओं के कपड़े फट गए। पुलिस की लाठीचार्ज से घायल महिला बीच सड़क पर बेहोश हो गई। बिहार में पिछले 40 दिनों से 10,000 आंगनवाड़ी सेविकाएं प्रदर्शन कर रही हैं। पहले उनका ये प्रदर्शन जिला स्तर पर चल रहा था, लेकिन आज अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स पटना पहुंची। वे अपनी मांगों को लेकर विधानसभा भवन का घेराव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया और उन पर पानी की बौछार की गई। और नीतीश कुमार जी के आज हम सदन में ले जा रहे हैं, और महिलाओं के साथ, लड़की के साथ प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है। गुंडों से बेहतर उसको मारा है और ब्लास्ट, कमीज फाड़ दिया है, ब्लाउज फाड़ दिया है, पैर तोड़ दिया है, माथा फाड़ दिया है। और पहला बार ऐसा हुआ है, पहला बार ऐसा हुआ है। और अपना मांग के लिए जब गई थी तो हम मांग दीजिए, इज्जत से खिलवाड़ क्यों आपका प्रशासन किया है। हम लोग इस सदन में उठाएंगे, इस सदन में देख लीजिए, ये हम लेके जा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ धक्का मुक्की की गई। लाठीचार्ज और हंगामे के बावजूद आंगनबाड़ी सेविकाएं डटी रहीं, वे धरने पर बैठी रहीं। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पटना पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी तरफ से चलाई गई ईंट से महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद पटना के एसएसपी ने भी एक वीडियो जारी किया और कहा कि ईंट पुलिस नहीं बल्कि आंगनबाड़ी सेविकाएं चला रही थीं और उन्हीं की ईंट से महिला घायल हुई, जबकि आरोप पुलिस पर लगा दिया। अब सवाल यह है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाएं सड़कों पर क्यों हैं? इसे समझने के लिए ये आंकड़ा जानना जरूरी है। सेविका को मानदेय के तौर पर 6,500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, तो वहीं सहायिका को 5,900 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग यही है कि इनके मानदेय की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाए।
आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग सिर्फ मानदेय में बढ़ोतरी करना ही नहीं है। आंगनबाड़ी वर्कर्स सरकारी कर्मचारी का दर्जा, मानदेय बंद कर वेतन देने की मांग भी कर रही हैं और साथ ही ऑन ड्यूटी मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी देने और रिटायरमेंट पर पेंशन देने की भी मांग कर रही हैं। अपना अधिकार मांगने से लोग लाठीचार्ज करेगी। संविधान हम लोग को इजाजत देता है अपनी मांग को पूरा करने के लिए। अगर नीतीश कुमार हमारी बात मान लेते तो हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आते। हमारी मांग पूरी करें। हम लोग की मांग ये है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक नहीं दिया जाता हमारा 25,000 वेतन किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स पर लाठीचार्ज की गूंज विधानसभा के अंदर सुनाई दी। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में नेता विपक्ष ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा। बिहार सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है? आज सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने सदस्यों को पहले आप जो है बैठाइए। तो सरकार की अत्याचार, आज लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला, पूरे थाने के सामने हत्या हो जाती है। आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है।